सर, रिसेंटली यू हैव ओपनड अ जेनेटिक लैब, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या विस्तार से कि। ओके। जो जेनेटिक लैब है वो वाला जो स्टार्ट किया हूँ मैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से इंडिया में आईवीएफ सेंटर के साथ में जेनेटिक लैब खोलने वाला मैं भारत में पहला या दूसरा हूँ। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। कॉरपोरेट में शायद ये लैब खुलती हो, पर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब जो मैंने डाली है वो, उसका जो रेंज है, उसका जो रीच है वो अथाह है। और जो ऊपर जो जेनेटिक लैब डाला हूँ उसका दो पार्ट है। एक पार्ट है कि मैं, जैसे इन्फेक्शन होता है, अब ये चीज़ क्या होती है ये बताता हूँ। एक इन्फेक्शन होता है और एक जेनेटिक बीमारी होती है, जेनेटिक डिजीज होती है। अब यदि मान लो किसी को डेंगू हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, किसी को कोई बुखार आया, टेम्परेचर है, तो आप इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे कि कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगस है, प्रोटोजोआ कौन सा है। तो जब तक आप ये नहीं बता पाओगे तब तक आप उसका ट्रीटमेंट क्या दोगे। अब जब आप इसमें से इसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो दुनिया में प्रत्येक प्राणी का, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सबका एक डीएनए पैटर्न होता है जी। उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। इस डीएनए फिंगरप्रिंट को यदि मैं, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन आया और मैंने 5 इन्फेक्शन जो कॉमन अभी चल रहे हैं उनके काउंटर फिंगरप्रिंट डाले, तो जो होगा वो उससे अटैच हो जाएगा। जो अटैच होगा वो हमको सिग्नल देगा कि ये इन्फेक्शन या ये वाला विषाणु आपके शरीर में गया है, जिसके कारण आपको तकलीफ है, तो इसकी दवाई दो। अब आप टाइफाइड में, मलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो जो स्पेसिफिसिटी है, टारगेट है वो, एकदम टारगेटेड है। और वो टारगेटेड 99.9% होगा, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट यूनिक है, यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल ह्यूमन हो, चाहे इंडिविजुअल एनिमल हो, एनी ऑर्गेनिज्म। So this is one of the part of genetic lab which identifies infection. Now the second part is genetic disease. अब जैसे प्रेग्नेंट हुए, अब आपके बच्चे का हमने डाउन सिंड्रोम का टेस्ट करना। डाउन सिंड्रोम का टेस्ट में हम आपका एंटी स्कैन करें, सोनोग्राफी करे, बायोकेमिकल टेस्ट किया, एनआईपीटी किया, डबल मार्कर किया, करके हमने एक रिस्क निकाली। वो रिस्क में हमें लगा कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा है, पर संभावना है, पक्का नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का पक्का जांच करने के लिए उसका डीएनए चाहिए। तो डीएनए कहाँ से निकालें? तो जो बच्चा है भीतर, उस बच्चे को चारों तरफ तरल है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड को आपने निकाल लिया बाहर, उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। हम चाहें तो यहाँ से कोरियन से भी कोरियन बायोप्सी कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि मुझे इस पॉसिबिलिटी रूल आउट करनी है। नहीं, सबसे पहले इस व्यक्ति का जो कि पेट के भीतर है, जो हमको एक्सेसिबल नहीं है एग्जैक्टली, उसका डीएनए चाहिए। वो डीएनए हमको एमनियोटिक फ्लूइड में उसके सेल्स मिले। इस सेल से हमने इसका डीएनए को एक्सपोज किया। अब इसमें वो बीमारी है कि नहीं, उस बीमारी का जांच करने के लिए यहाँ पर जैसे इन्फेक्शन के लिए हम काउंटर लगा रहे हैं, यहाँ पर उसका जेनेटिक बीमारी का काउंटर लगाएं। यदि वो फिक्स होता है तो हमको पता चलेगा कि इसमें डाउन सिंड्रोम का है, एडवर्ड सिंड्रोम का है, पर जो भी है। तो ये प्रीनेटल गर्भस्थ शिशु की डायग्नोसिस में ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दुनिया में दिखते हैं जो कि मानसिक रूप से अपंग है, या फिर उनको सुनाई नहीं देता, या फिर उनको पैरालिसिस है, उनको कुछ एनॉमली है। तो वो माँ मेरे से पूछने आती है कि मेरा अगला बच्चा वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो हमें ये पता करना पड़ता है कि जो पहला बच्चा है उसको क्या है, क्यों है, उसका कारण क्या है। उस कारण को पता करके अगली बार जो वो प्रेग्नेंट होगी
तो उस प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हम जांच कर सकते हैं कि ये चीज़ तो नहीं है। यदि है तो वो रखना चाहे कि नहीं रखना चाहे उसकी जवाबदारी। तो आप एक प्रीनेटल डायग्नोसिस में एक शिशु, गर्भस्थ शिशु का डीएनए का बहुत डिटेल में जांच जब आप करते हो तो डीएनए के हर अक्षर को पढ़ना पड़ता है। उसमें जो लिखावट है, उस लिखावट को पढ़ने की जो सिस्टम है उसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये जब सीक्वेंसेस में पढ़ते हैं तो इसकी जो लिखावट है ये बिलियंस में होती है। अब आप यदि यहाँ से यहाँ तक बिलियंस को पढ़ने बैठ जाएं तो आपके सालों लग जाएंगे। तो आप क्या करते हो, आप ये वाला जो डीएनए का जो पार्ट है पूरा, इसको आप बिलियन पीस में काट लो। तो इसमें अंदर लिखावट है और बिलियंस आदमी लगा दो, वो अपने अपने पार्ट को पढ़ेगा। तो इसको पढ़ने में तो 1 घंटा लगता है, इसको भी 1 घंटा लगेगा। तो आपका पूरा बिलियन लोग मिलके इसको पूरे को पढ़ लेंगे 1 घंटे में, जिसको आपको अकेले पढ़ने में इतना लगता टाइम, यदि आपने ठीक बात। अब ये जो पीस करना, पीस करके इनका कहीं पर ये गुम ना जाए, छोटे छोटे टुकड़े होंगे बिलियंस में, उसको रखना और उस बिलियन को बिलियन लोगों के साथ मिलके पढ़वाना। तो सबके पढ़वाने का एक एक, जैसे ए ने ए पढ़ा, ये वाला पढ़ा, बी ने ये पढ़ा, ये भी हमको उसके साथ देना पड़ेगा। सब अपने अपने वो देंगे अपना पढ़ के कि मैंने क्या पढ़ा। फिर इनको आप सबको जोड़ लो तो आपको ये पढ़ लिया विदिन 1 आवर। अब जब आपने इसको लिखावट को पढ़ लिया, अब आपने इसको हमारे पास जो कंट्रोल जो नॉर्मल है उसके साथ इसको मैच करो। तो बिलियंस एंड बिलियन पीसेस को अब मैच कर रहे हैं। उसमें कहीं पर भी कोई फॉल्ट होगा, ये मशीन कितनी देर में बता देगी? 1 घंटे में। इसको बोलते हैं एनजीएस मशीन। ये फास्टेस्ट है कि ये वाली पहली लगी है इंडिया में मशीन। कांग्रेचुलेशंस अगेन सर इसके लिए। और ये वाला जो जेनेटिक डिजीज देखने के लिए एक्सोम सीक्वेंसिंग बोलो, क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग बोलो, होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोलो, किसी के घर में यदि मान लो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं तो वो लड़कियां आती हैं कि हमें तो नहीं हो जाएगा, तो जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी, मतलब कहीं खानदानी तो नहीं हो रहा। तो आपको होने के पहले बता देंगे कि उसमें जेनेटिक यदि प्रॉब्लम है, अभी उसने मैनिफेस्ट नहीं किया तो उसके पहले आप सावधान हो जाओ। तो ऐसे ही बच्चेदानी का कैंसर में भी हम कर सकते हैं। तो डिफेक्टिव जीन है वो उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जो एलिमिनेट करने के लिए अभी जीन को चेंज नहीं कर सकते। आपके शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, तो आप हर कोशिका में जाके जीन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। पर जहां पर ये कोशिकाएं ट्यूमर बनाती हैं उस जगह को तो हटा सकते हो। और दूसरा, हो रहा कि नहीं हो रहा इसका उसका आप जांच कराते रहिए। जहां आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा तो आप उस जगह को निकाल दो। तो सर जो पहले रिपोर्ट्स हमको बाहर भेजनी पड़ती थी जांचों के लिए, वो अब हाँ, सब कुछ यही होगी, सब कुछ यही होगी। मतलब जो जेनेटिक लैब है उसका एक सबसे बड़ा ब्यूटी ये है कि आप गर्भ में जब हम आईवीएफ कर रहे हैं, गर्भ में नहीं, जब हम आईवीएफ कर रहे हैं मतलब यहाँ से अंडा निकाल रहे हैं और स्पर्म मिला के जो भ्रूण बना रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट में यदि ये महिला को और पुरुष को कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसके बच्चे में होने की संभावना है आनुवांशिक तौर पे, तो हम इस भ्रूण को पहले जांच लें कि वो आनुवांशिक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, तो हम एक डिजीज फ्री भ्रूण इसको बिठाएं। उसको पीजी प्री इम्प्लांटेशन बिठाने के पहले जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं, ये यहाँ पर होगा। अब इस भ्रूण को बिठाने के लिए जो जमीन में बिठा रहे, बार बार यदि नहीं बैठ रहा तो जमीन में इस भ्रूण को एक्सेप्ट करने के लिए जो रिसेप्टर और जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा वो भी देख सकते हैं। उसको एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उनका डायग्नोसिस पक्का करना। कि अभी एक पेशेंट आया था जिसके बच्चे में पिताजी को भी जॉइंट का प्रॉब्लम है, बच्चे 5 साल का बच्चा, उसको जॉइंट का भी प्रॉब्लम है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है। अब उसकी वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है,
तो अब ये पता करना कि वो दिख तो रहा है, प्रॉब्लम है किस चीज़ का, क्या रिपीट होगा, तो उसका जांच करने के लिए एक्सोम सीक्वेंसिंग, ट्रायो एक्सोम सीक्वेंसिंग, ये सब करते हैं। तो ये एक जेनेटिक लैब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जानना और इसको करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और आपका एप्लीकेशन आप तब कर पाओगे जब आप उसको जानोगे, तभी आप उसका उपयोग कर पाओगे। तो ये उत्तर भारत में हैदराबाद से लेके दिल्ली तक के बीच में, और इवन अहमदाबाद से लेके कलकत्ता तक के बीच के भारत में ये फैसिलिटी यहाँ पर ही होगी अब। तो ये एंडरसन एक डायग्नोस्टिक लैब के टेक्निकल कोलैबोरेशन, कहीं किसी का साथ भी चाहिए रहता है। जी जी जी। तो मशीनें लगाई हैं, उन लोगों के साथ में हम यहाँ पर अपने लोगों को ट्रेन करेंगे। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पढ़ने आएंगे, जो एमएससी लाइफ साइंसेस के बच्चों को हम यहाँ पर लगा ही रहे हैं। जी जी। आप देखते हो सब काम कर रहे हैं, उसमें से गुंजन ऊपर काम कर रही है, ऐसे और भी लड़के बच्चे आएंगे जो सीखेंगे, फिर इनका प्लेसमेंट भी हो सकता है। ये ऐसे ही क्लियर। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।